अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। ऑटम 13 क्वेश्चन नंबर 7 ये कर रहे थे कलम। होमवर्क नहीं किया डिस्कस मैंने भी करना है। होमवर्क करता हूँ डिस्कस, पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं। ऑटम 13 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये कल शुरू किया था, मैंने इसको प्लान करके दिया था, आप भूल भाल गए होंगे। दोबारा पढ़ लें सवाल, मैं करता हूँ बोर्ड पे। सवाल पढ़ लें सारे के सारे। ये चलाना सवाल पढ़ने को कहा यार। सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि कॉस्ट फॉर ईच कार्टन पूछा हुआ है और OAR ने कॉस्ट फॉर ईच कार्टन पूछी है क्योंकि महीना गुजर चुका हुआ है, रिकॉर्ड्स से अवेलेबल डाटा दिया है और लास्ट पैराग्राफ में ये बताया है कि एक कार्टन में 12 बॉटल होती हैं। कॉस्ट पर कार्टन निकालने के लिए बॉटल की कॉस्ट इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि एक कार्टन में 12 बॉटल हैं, तो इसका मतलब हमें कॉस्ट पर बॉटल चाहिए। कॉस्ट यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट तीन चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, अब हमें चाहिए FOH पर बॉटल। अगर सवाल में अगर अगस्त का महीना
है ना। अगर सवाल में बताया होता कि अगस्त के महीने में जो टोटल बॉटल्स प्रोड्यूस हुई हैं वो लेट से 25,000 है, तो फिर ये कैसे निकालते? सिंपली एफओएच का टोटल करते, 25,000 से डिवाइड कर लेते। फिर ये इन डिपार्टमेंट्स में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस्ड बताई नहीं है। जब नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस नहीं बताई तो फिर सवाल में देखना पड़ेगा कि इस सवाल में ओवरहेड्स का बॉटल से लिंक निकलता कहां है। देखें, अगर किसी शहर की, किसी मुल्क की डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर बंद है तो पहुंचना तो है, फिर देखना पड़ेगा कि कहां से कनेक्टिंग फ्लाइट है। पता चल रहा है जी कि वो दुबई जाना पड़ेगा, फिर वहां से फ्लाइट मिलेगी, तो कनेक्शन जहां से मिल रहा है वहीं से हमें फ्लाइट्स, पहले वहां फ्लाइट जाने की, फिर वहां से आगे उस जगह, लेट से अगर यहां से लंदन जाना है और डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, पता लगता है दुबई से, तो फिर जब ये पता चल रहा है कि लंदन और पाकिस्तान का लिंक दुबई से बन रहा है, तो फिर यहां से दुबई और दुबई से लंदन, तो हमें ओवरहेड्स का बॉटल्स के साथ लिंक ढूंढना है। ओवरहेड्स का बॉटल्स के साथ लिंक तो नहीं है, लेकिन लेबर आवर्स का बॉटल के साथ लिंक है। ये दूसरे टेबल की सेकंड लास्ट लाइन से पता चल रहा है। ये बात दोबारा सुने, अगर इस सवाल में नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस्ड दी होते तो फिर ये 3 लाइनों का सवाल था, फिर नहीं पीडीसीडी में जाना था हमें, फिर हम सारी फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते, उनको बॉटल्स प्रोड्यूस पे डिवाइड कर देते, एज सिंपल एज दैट, एफओएच पर बॉटल आ जाता। वाकई ऐसे करते, इसीलिए तो दिया नहीं है नंबर ऑफ बॉटल्स। तो नंबर ऑफ बॉटल्स नहीं दी तो फिर हमारे पास डायरेक्ट रास्ता नहीं बन रहा एफओएच पर बॉटल निकालने का। अब उसमें देखना पड़ेगा कि और कौन सा कनेक्शन मिल रहा है। तो कनेक्शन जो मिल रहा है कि दूसरे टेबल की सेकेंड लास्ट लाइन में लेबर आवर्स पर बॉटल बता दिए। अब एक कनेक्शन मिल गया, तो अगर हम किसी तरह से ओवरहेड्स को लेबर आवर्स से कनेक्ट कर लें तो लेबर आवर्स से आगे बॉटल तक पहुंच जाएंगे। ये बात समझे? अच्छा, चूंकि लेबर आवर्स से कनेक्ट करना है तो लेबर आवर्स का ताल्लुक तो सिर्फ पीडी से है, लेबर आवर्स का ताल्लुक तो पीडी से है, तो फिर एसडी की सवारियां का क्या करें? उनकी सवारियां फिर पीडीज में लानी पड़ेंगी। तो ये है सवाल की प्लानिंग कि चाहिए तो असल में एफओएच पर बॉटल था, तो उसके लिए सारे ओवरहेड्स ऐड कर लेते, नंबर ऑफ बॉटल प्रोड्यूस से डिवाइड कर लेते, लेकिन सवाल वाले ने सवाल बनाना था ना, वो क्यों देता बॉटल प्रोड्यूस, तो इसलिए उन्होंने पीडीज का नहीं, बॉटल्स का लेबर आवर्स से लिंक निकाला, और लेबर आवर्स का लिंक चूंकि होता ही पीडी से। देखें, जिस शहर में एयरपोर्ट नहीं है, अब उस शहर के लोगों ने अगर जाना है बाय एयर तो फिर उनको दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, तो एसडी से नहीं निकल रहा लेबर आवर्स का कनेक्शन, तो उन एसडीज को फिर पीडीज में लाना पड़ेगा। और अगर ये सारी कहानी नहीं भी समझ आई तो सवाल जिस चैप्टर का है उसमें तो यही करना होता है, करना तो ऐसे ही होता है। अगर आपको इतनी प्लानिंग नहीं क्लिक कर रही तो आप जो भी करेंगे, आपने सवाल पढ़ा, अच्छा सवाल पढ़ के ये तो पता चल रहा है कि ये ओवरहेड्स का है, तो अगर आपको सवाल की प्लानिंग नहीं भी पता, ये मैं एग्जाम की एक्सट्रीम सिचुएशन बता रहा हूं, अगर आप नहीं भी रिक्वायरमेंट समझ पा रहे तो जो हो सकता है कर दें, जो भी हो सकता है सवाल का वो आप कर दें। ये सवाल एग्जाम की मैं एक एक्सट्रीम कंडीशन बता रहा हूं। अगर आप सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं समझ पा रहे तो जो डेटा दिया हुआ है उसका जो कर सकते हैं करें, कहीं ना कहीं तुक्के लगेंगे, क्योंकि वो आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि पहले एक्सप्लेन तुमने क्यों नहीं किया कि करने क्या लगे हो। जो भी कर रहे थे वर्किंग्स में तो ओवरहेड्स बांटने ही थे ना, तो आप ओवरहेड्स बांट आएंगे। कितने नंबर का सवाल है? हो सकता है आप बगैर प्लान किए ओवरहेड्स की वर्किंग ही कराएं, हो सकता है 12 नंबर आ जाए, क्योंकि मेन काम तो ओवरहेड्स का है इसमें। ये क्या, ये तो गिवन है, असल तो मेहनत ही ओवरहेड्स की है। तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा सवाल की रिक्वायरमेंट, बस कर रहे हैं जो आता है इस चैप्टर में से है? चलो वो तो रियलाइज हो जाएगा अभी नवंबर में। हाँ जी, ओवरहेड्स का रास्ता बॉटल से मिल गया, हमें बॉटल्स का लेबर आवर्स से लिंक मिल रहा है, तो फिर हमें डिपार्टमेंट को लेबर आवर्स तक पहुंचाना पड़ेगा। यानी हमें ओएआर नहीं कह रहा, वो तो साल के शुरू की चीज होती है, हमें ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आवर निकालनी पड़ेगी। अब चाहे वो ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आवर हो, चाहे ओएआर पर लेबर आवर हो, काम तो एक ही जैसा करना है ना। ओएआर पर लेबर आवर होता अगर ये सारा डाटा बजटेड होता, अब ये सारा डाटा चूंकि एक्चुअल है तो ओएआर पर लेबर आवर की बजाय ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर, तो मेहनत तो एक ही है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्किंग में चले गए और अब हमने ओवरहेड्स बांटने हैं। ओवरहेड्स हो गए, बेसिस हो गई, आइटम्स हो गई, आइटम नहीं सॉरी टोटल हो गया, और क्या क्या है? सिलेक्शन है, जैम है, बॉटल है, स्टोर है और डिस्ट्रीब्यूशन।
जी ओवरहेड्स क्या क्या है? रेंट है, और रेंट को बांटने के लिए अवेलेबल में से बेस्ट क्या है? फ्लोर एरिया। टोटल। अच्छा, ये जो बोर्ड पे सवाल हो रहा होता है ना, आप इसको नोट जरूर किया करें, लेकिन कैलकुलेट बेटा सब लोग किया करें, सारे के सारे कैलकुलेट भी किया करें। ये कोई फर्ज कफाया नहीं है कि कोई 2-4 स्टूडेंट्स ने कर दिया तो चलो पूरी क्लास का फर्ज अदा हो गया। हर एक ने अपने अपने पेपर देना है, तो आप सब लोग कैलकुलेशंस किया करें। जब तक कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, आपने इस तरह की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो आपसे पेपर में टाइम ही नहीं मैनेज होगा। तो आप सारे लोग कैलकुलेशंस किया करें। 20 400 27 200 17 क्या 6000। कैलकुलेशन सब लोग किया करें। अगर लगे स्पीड मेरी तेज हो गई तो बता दिया करें, मैं रुक जाऊंगा। तेज हो गया हूं, आप लोग भी तेज हो, फिर करें स्पीड तेज करें। दूसरा खर्चा इनडायरेक्ट वेजेस। अब ये इनडायरेक्ट लोग किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं? डायरेक्ट लोगों को। तो इसलिए अवेलेबल में से बेस्ट इसका डायरेक्ट वेजेस है। तो डायरेक्ट वेजेस में बांटे हैं। टोटल कितना? 60। डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में बांट दें तो 18,000 9600 आगे। ये शायद पहले भी किसी सवाल में आया था इस तरह से। ये जो जनरल लाइटिंग है, नहीं लाइट एंड हीट दिया था, तो इसको हम लोग बांटते होते हैं फ्लोर एरिया पे। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि वाकई पंखे लाइटें कितने हैं, तो फिर उसकी तादाद में बांटेंगे। तो ये वो बताएं मैं लाइट पॉइंट्स। लाइट पॉइंट्स का मतलब यही है कि कनेक्शन कितने हुए हैं, तो इसको लाइट पॉइंट्स की रेशियो में बांटेंगे। है जी? फ्लोर एरिया क्यों नहीं? फ्लोर एरिया हम जरूर करते थे, लेकिन इसलिए करते थे कि जितनी ज्यादा जगह होगी उतने ही ज्यादा पंखे लाइटें लगे होंगे। तो अब जब पता है कितने पंखे लाइटें लगे हुए हैं, फिर भी फ्लोर एरिया की असम्पशन की जाने की जरूरत है। नहीं, बता दिया ना पंखे लाइटें कितने हैं। ये जो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स हैं, ये नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स से मुराद यही है जो पंखे लाइटें लगे हुए हैं। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स जब बता दिए कि उनकी तादाद कितनी है, तो फिर उसी की रेशो में बांटना ज्यादा बेहतर है। सेवेंटी। ये लाइट पॉइंट्स नॉस का होता है। नंबर ऑफ मैंने कहा ये जो आगे नॉस लिखा हुआ ये क्या है? नंबर ऑफ स्विचेस हैं, नंबर्स हैं, नंबर्स। अच्छा वैसे ये क्या होता है? ये नंबर होता है। तो नंबर में तो यू आता है, तो वो क्यों है? लेकिन नंबर में तो वो आता ही नहीं है कहीं। है? नहीं, उसकी रीजन है, वो किसी और जबान का लफ्ज है, उसको फिर ईजी किया होता है? अच्छा, बांटे इसको 12,000
6,000 12,500 आगे पावर। अच्छा पावर ये पहले भी एक दफा सवाल में आ चुका, हम मशीन आवर्स पे जरूर बांटते थे, लेकिन जब किलोवाट आवर्स बताई दिए तो वो तो होती ही पावर का यूनिट है। तो किलोवाट आवर्स कितना है टोटल? 150,000 90 के 9 क्या जी? चले मैं यहाँ तक खड़ा हूँ जी, सिग्नल पे वेट कर रहा हूँ, आप आ जाए। उधर ही पावर के आगे डेप्रिसिएशन किस बेस पे करेंगे? कॉस्ट पे। टोटल 50 और यहां तक पहुंचे। फिर एक नई चीज बताता हूं। अच्छा मिसाल थोड़ी डिफरेंट सी अजीब सी है, लेकिन मैं अपना पॉइंट कन्वे कर दूंगा। फैमिली में को बच्चे इकट्ठे होकर खेल रहे हैं और उन बच्चों में भी कोई बड़ा होगा, जो उनमें बड़ा होगा और वो है। अच्छा अब वो बड़ा होगा, रोब जमा रहा होगा और वो उन बच्चों में बड़ा ही कहलाएगा। लेकिन जब पूरी फैमिली इकट्ठी होगी और दो हिस्से करने पड़ेगी, बड़े को उधर और बच्चों को उधर, तो वो जो बच्चों में बड़ा था वो बच्चा ही, वो तो बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में वो बड़ा था, लेकिन था वो बच्चा ही जो बाहर से बेटा बाहर जाओ, जरूरी बात करनी है। तो अब उन बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में वो कैरेक्टर बड़ा है, लेकिन जब पूरी फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो बहरहाल बच्चों में ही काउंट होगा। तो ये जो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल का कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मली, बल्कि इस सवाल की बजाय मैं कहूंगा कि तकरीबन हर दफा ये एक फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बोली जाने वाली बात है कि पूरी फैक्ट्री, अच्छा पूरी फैक्ट्री में एक्टिविटी क्या चीज है? प्रोडक्शन। चूंकि प्रोडक्ट पूरी फैक्ट्री से बन रहा है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हुए हम पूरी फैक्ट्री के खर्चों को 3 हिस्सों में बांट रहे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएस। अब चूंकि ये पूरी ओवरऑल फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पूरे प्रोडक्ट के हिसाब से बात हो रही है, तो डायरेक्ट लेबर कौन लोग होंगे? जो उस प्रोडक्ट ही की कंस्ट्रक्शन है और उनकी कॉस्ट एक यूनिट के साथ रिलेट हो सकती है। ये तो हो गई पूरी फैक्ट्री के हिसाब से प्रोडक्ट से रिलेटेड बात। लेकिन हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट्स सिर्फ अपने इंटरनल मामलों के लिए फॉर सर्टेन कंट्रोल पर्पसेस वो ये फर्क करना चाहे तो कर सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग कौन है। दोबारा, जब हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं ना, तो इससे मुराद वही डायरेक्ट मटेरियल लेबर है जो आपको अब तक पता है कि जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्टली मटेरियल उसका हिस्सा बन रहा है, डायरेक्ट लेबर जो खुद उसमें इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, और इनकी कॉस्ट एक यूनिट के लिए कैलकुलेट हो सकती है। तो जब डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर का वर्ड बोला जाता है तो वो पूरी फैक्ट्री के हिसाब से ओवरऑल इस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। लेकिन सिर्फ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट्स अपने अंदर ही बस, यानी सिर्फ उस डिपार्टमेंट के बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में
तो उस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो फर्क कर सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन है। मिसाल के तौर पे एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, तो उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जितने वर्कर्स हैं, इस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जितने वर्कर्स हैं उनको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बांटना हो, जैसे बाइक गाड़ी सर्विस करवाने जाएं कभी, तो जो मैकेनिक उसकी मेंटेनेंस सर्विस कर रहा होगा वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और साथ जो छोटा खड़ा हुआ है वो सामान पकड़ाने के लिए है। तो उस वर्कशॉप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्क लोग हो गए ना अलग अलग। तो इसी तरह से अगर कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता किसी फैक्ट्री में, तो उसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग जो कि उस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह स्टोर का डिपार्टमेंट है, स्टोर का, यहां पर वर्कर्स क्या काम कर रहे होते होंगे? इन्वेंट्री इधर उधर कर रहे होते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री इधर उधर करके मतलब गबन नहीं, इन्वेंट्री इधर उधर संभाल रहे होते होंगे। अब वो जो इन्वेंट्री मैनेज कर रहे होंगे उनमें भी अगर बांटा जाए तो कुछ लोग होंगे जो खुद चीजें उठा के रैक्स में लगते होंगे, कुछ होंगे जो उनको इंस्ट्रक्ट करते होंगे, सुपरवाइज करते होंगे। तो अगर सिर्फ स्टोर डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग बांटे जाए तो बांटे जा सकते हैं, लेकिन जब फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं स्टोर के लोगों की बात की जाएगी तो वो एफओएच होगा, क्योंकि वो उस स्टोर डिपार्टमेंट की हद तक तो छोटा बड़ा है, लेकिन जब पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं तो वो बच्चे बच्चे ही हैं। तो जो एसडी का डिपार्टमेंट होता है, एसडी, उसमें प्रोडक्शन हो रही होती है। तो जब एसडी में प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होती तो देखें सवाल में डायरेक्ट वेजेस कहां से आ गई। सवाल का दूसरा टेबल, पहली ही लाइन डायरेक्ट वेजेस हैं और उसमें आपको दोनों एसडीज में भी डायरेक्ट वेजेस लिखी नजर आएंगे। तो ये एसडी के कॉन्टेक्स्ट में शायद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लेकिन हम यहां पर एसडी एसडी नहीं खेल रहे, हम तो पूरे फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। तो पूरी फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो एफओएच ही है। तो यहां पर हम डायरेक्ट वेजेस की भी एक लाइन लिखेंगे और वो यहां नहीं लिखेंगे। यहां क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहां के डायरेक्ट वेजेस तो असली वाले डायरेक्ट वेजेस हैं, इनमें लिखेंगे। ये हमें गिवन है। क्या बात? अब इससे ये पता चला कि जरूरी नहीं है कि सवाल में सारा डाटा एक ही जगह लिखा होता है, वरना आप पहले टेबल को देख के समझते ओवरहेड खत्म हो गए, तो दूसरे टेबल में भी ओवरहेड मौजूद थे। तो ये डायरेक्ट वेजेस पूरी फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो एसडीज की डायरेक्ट वेजेस हैं ये ओवरऑल ओवरहेड ही है, इसलिए इनको ओवरहेड में लिखा है। जी रेडी? पहले वाली बात क्या समझिए, पहले वो बताओ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये जो एसडी है, क्या इसमें प्रोडक्शन हो रही है? जब एसडी में प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो एसडी के वर्कर्स प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है, तो फिर वो फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट है ही नहीं, तो वो एफओएच है, इसलिए उनको एफओएच में लिखा। एफओएच और बस ये एफओएच पूरे हो गए। इनका टोटल कर लें 7 5 9 00 16 186 200 50 45 तो अब एसडीज को बांटना है किस तरह, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन? ये वन वे सपोर्ट है, इसमें कौन सा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा भाई? ये वन वे सपोर्ट है। कैसे पता वन वे सपोर्ट है? एक एसडी जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं, स्टोर वाला, जो स्टोरेज वाला है वो डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर इसमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मसला ही नहीं है। अब ये वो जो मैंने कहा था कि वन वे सपोर्ट, जो मैंने खुद से सवाल कराया था, अब ये उसकी प्रैक्टिस आ गई। तो फिर पहले किसको बांटें? जो सपोर्ट नहीं ले रहा, यानी जो सपोर्ट बस कर रहा है, तो वो कर रहा है स्टोरेज। तो पहले बांट लेते हैं स्टोरेज को, और स्टोरेज को बांट लेते हैं 10 30 40 20, और स्टोरेज को बांटना है तो यहां पर हो जाएगा 50250 नेगेटिव 5025 15075
0 और अब डिस्ट्रीब्यूशन को बांटेंगे। कितनी रेशो में? 20 50 30। और डिस्ट्रीब्यूशन में अब है कितना जो आउट करना है? 55350। ये यहां से आउट हो जाएगा। 11070 0 27675 100 16605 91995 228 950 12755। ये सारी मेहनत क्या फाइंड करने के लिए की है? ओवरहेड पर लेबर आर। तो अब पर लेबर आर के लिए लेबर आर से डिवाइड कर लें। अच्छा, ये इससे आगे चल रहा हूँ, वहां नजर नहीं आएगा इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। इसी से आगे चल रहा हूँ, इससे आगे। तो लेबर आर्स कितने हैं? 0.1 नहीं, वो तो पर बॉटल है। टोटल कितने हैं? अब आपको वो लेबर आर के नाम से नहीं दिए, लेकिन प्रोडक्शन आर वही होंगे और क्या होंगे। तो प्रोडक्शन आर दिए हुए 153335 दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओवरहेड कॉस्ट पर आर बन गई 60 64 और यही कनेक्शन चाहिए था। तो सिलेक्शन, जैम मेकिंग और बॉटलिंग। हमें ये पता है कि पर आर ये 60 कॉस्ट करता है, ये पर आर 64 कॉस्ट करता है और ये पर आर 70 कॉस्ट करता है। पर बॉटल कैसे बनाएं? मल्टीप्लाई कर दें आर्स पर बॉटल से। 0.1 0.25 तो एक बॉटल की कॉस्ट बन गई 93.5, लेकिन हमें कॉस्ट पर कार्टन चाहिए। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1112 बनता है जी। और क्या होता है ये? हाँ, लेकिन क्या हमें इस सवाल में मशीन आर्स चाहिए थे? हमें लेबर आर्स ही चाहिए थे ना। तो अगर
थर्ड एम्पायर तक फैसला गया है तो बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को देना। तो अगर कंफ्यूजन है तो हम अपने मर्जी के असम्पशन लेंगे। अब ये प्रोडक्शन आवर्स लेबर आवर्स थे या मशीन आवर्स थे? मशीन आवर्स का जिक्र ही नहीं है कि सवाल के अंदर, तो मशीन आवर्स करके क्या करना था इनको? देखें, अगर सिर्फ आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, क्या पता मशीन आवर्स हो। आप उस सवाल को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमें क्या रिलेशन मिला था बॉटल्स का ओवरहेड्स के साथ? लेबर आवर्स के जरिए। तो हमें लेबर आवर्स चाहिए थे ना, यही सोच के तो सवाल शुरू किया था। तो मशीन आवर्स क्यों दिए होते? और कहीं जिक्र ही नहीं मशीन आवर्स का। लेबर आवर्स चाहिए हमें कि नहीं? तो वो कहाँ है इसमें है? अजम्पशन किस बात की? हाँ, तो इसमें खामी क्या है ये पूछ रहा हूँ। मतलब इसमें ये इतनी वीक अजम्पशन क्यों है कि प्रोडक्शन आवर्स लेबर आवर्स है जी? हो सकता है, लेकिन क्या ये प्रोडक्शन आवर्स लेबर आवर्स बहुत वीक अजम्पशन है? नहीं, तो हमें लेबर आवर्स चाहिए थे तो ये लेबर आवर्स है। अगर आप इसको मशीन आवर्स अज्यूम करना चाहते हैं तो कर लें, करें सवाल, करें सवाल है मशीन आवर्स। चलें आगे चलें। अब देखें, हमें ना जहां पर कोई क्लैरिटी की कमी है तो हमें अपनी जिंदगी आसान अज्यूम करनी चाहिए ना। जैसे अगर, वैसे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात है, अगर आपको बुक वैल्यू दी हुई है, एसेट की बुक वैल्यू दी है, कॉस्ट का पता ही नहीं है, और डेप्शन रेट दिया हुआ है, गलत मिसाल दे रही हूं। अगर आपको एसेट की, मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, वैसे ही बात कर रहा हूं कि अगर एसेट की वैल्यू, बुक वैल्यू गिवन है, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, बस कोई मेथड नहीं बताया, तो रिड्यूसिंग ही होगा। क्या पता कॉस्ट हो, जाओ ढूंढो कॉस्ट, फिर ढूंढे कॉस्ट फिर ताकि रेट लगाएं उस पर। तो जब अवेलेबल डाटा में से हमने कुछ एक्शन लेना होता है तो फिर वही करते हैं जो हमें सूट करता है। तो प्रोडक्शन आवर्स या तो लेबर आवर हो सकते थे या मशीन आवर हो सकते थे। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं लेबर आवर नहीं हो सकते थे, जबरदस्ती कर रहे हैं आप लेबर आवर मान के उसको, भी लेबर आवर भी होते हैं, प्रोडक्शन लेबर ही प्रोडक्शन कर रही है ना। तो सवाल में जब कोई मशीन आवर्स का कहीं जिक्र ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है बॉटल्स का उसके साथ, तो फिर हमें सवाल में चाहिए भी लेबर आवर्स ही थे, तो इसलिए प्रोडक्शन आवर लेबर आवर्स जी। प्रोडक्शन आवर्स और ना होता है, ऐसा ना होता, क्योंकि अगर अलग अलग होता तो फिर मशीन आवर्स और लेबर आवर्स होते, तो फिर मशीन आवर और लेबर आवर्स दिए होते। फिर क्या करते? सेकंड लास्ट बुलेट पॉइंट, हमें कनेक्शन मिला है ना। देखें, हमें लंदन जाने के लिए मिल ही दुबई की फ्लाइट रही है, हमें पता है दुबई से ही लंदन जाना है। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि अच्छा यहां से दुबई जाएं, यहां से इंडिया चले जाएं, दुबई जाएंगे। हमने जहां से कनेक्शन मिल रहा है, हम उसी तरफ जाएंगे ना। हमें बॉटल्स का कनेक्शन मिला किसके साथ है, तो हमें फिर ओवरहेड्स को भी लेबर आवर्स से ही जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मशीन आवर्स लेबर आवर्स दोनों दिए होते तो हमें लेबर आवर्स ही चाहिए। क्वेश्चन डन? जी जी जी। वो क्या आएगा जो आप निकालना चाह रही हैं? नहीं, वो क्या है जो आपने डिवाइड किया इसको? कुछ सोच की किया होगा ना, जरा और करो ना कि वो जो आप जिसको जिससे डिवाइड कर रही है वो क्या चीज बन रही है, 153 क्या बन रहा है? हाँ, मुझे पता है, मुझे समझ आ गई जो आप कह रही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जरा गौर करें, 153 क्या निकाला आपने? सोचना, सोच के बताना, पहले सोचना फिर बताना। पहले इसका जवाब ढूंढोगे 153 क्या है। ऑटम 9 होमवर्क दिया था? हाँ, इसका जवाब तो यस में ही बनता है। होमवर्क किया है? ऑटम 9 की रिक्वायरमेंट ए को अगर फिलहाल इग्नोर कर दूं तो मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट बी की बात कर रहा हूं भी, सिर्फ रिक्वायरमेंट बी। ऑटम 2009, क्वेश्चन नंबर 2, आरटी लिमिटेड। अच्छा, जब मैं किसी सवाल का सलूशन आपको दिया करूंगा ना तो वो मोड़ तोड़ के कहीं बैग में ना रखा करें, वो जिंदगी में मिलेगा नहीं दोबारा। जहां पर जिस सॉल्यूशन को मैं रिप्लेस कर रहा होता हूं उसके साथ अटैच किया करें। अगर आपके पास बुक है, अगर बाउंड फॉर्म है, जिस भी शक्ल में है, मैं जिस सॉल्यूशन को रिप्लेस कर रहा हूं उसकी जगह पर लगाएंगे तो पता चलेगा कि सर ने सॉल्यूशन दिया था। वरना आप इधर उधर रख देंगे और बाद में वही जिस सॉल्यूशन को मैंने गलत कहा था वही देख रहे होंगे, वही पूछ रहे होंगे सर इसमें ऐसा क्यों है। ये खास तौर पे ऑनलाइन वाली कॉम, आपको जो सॉल्यूशन दिया है उसको वहीं पर लिंक करके रखिए जिसको रिप्लेस किया मैंने। तो आपके पास चूंकि ये हार्ड कॉपी है तो आप लोग इसके सॉल्यूशन के साथ जहां जगह थी वहीं पर ही इसको स्टेपल करिए।
पार्ट बी कर रहा हूं डिस्कस। पार्ट बी में पूछा हुआ है डिपार्टमेंट वाइज ओवर और अंडर अप्लाइड। ओवर अंडर अप्लाइड निकालने के लिए एक्चुअल ओवरहेड्स चाहिए। सवाल प्लान कर रहा हूं पहले। ओवर अंडर अप्लाइड निकालने के लिए एक्चुअल चाहिए और अप्लाइड चाहिए। अब अप्लाइड निकालने के लिए ओएआर चाहिए। क्योंकि ओएआर नहीं दिया हुआ तो उसका मतलब है फिर ओएआर भी निकालना पड़ेगा। यही वजह है कि टेबल में डबल डबल डाटा दिया हुआ है और जो बजटेड चीजें दी हुई हैं वो ओएआर निकालने के लिए दी हुई है। क्या सारी बजटेड चीजें इस्तेमाल होंगी? नहीं। PD1 की बेस क्या है? PD1 आखिरी लाइन। तो हमें फिर ओएआर निकालने के लिए बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स करना पड़ेगा। चूंकि आपको बजटेड ओवरहेड वाली लाइन में लिखा नजर आ रहा है कि एसडी के अंदर भी खर्चे मौजूद हैं, इसका मतलब है कि ओएआर का न्यूमरेटर भी तैयार नहीं है, हमें सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट करनी पड़ेगी। तो चूंकि ओएआर हर पीडी का होता है तो फिर अप्लाइड भी हर पीडी का होगा और फिर अंडर ओवर अप्लाइड भी हर पीडी के हिसाब से ही होगा। तो चूंकि हमें अप्लाइड हर पीडी का निकालना है, एसडी का होगा अप्लाइड, तो फिर उस अप्लाइड को कंपेयर किससे करना है? तो जब अप्लाइड सिर्फ पीडीज के हैं तो फिर एक्चुअल भी पीडीज के ही होंगे तो कंपेयर होंगे। तो एसडी बेचारे का कोई हाल नहीं होगा, एसडी के किधर जाएंगे एक्चुअल, फिर वो भी पीडीज में लाने पड़ेंगे। क्योंकि ओएआर जो निकाला गया था वो भी एसडी शामिल करके निकाला गया था। ओएआर निकालते हुए एसडी की सवारियां भी पीडीज में ही लाए थे, तो फिर एक्चुअल में भी एसडी की सवारियां पीडी में आएंगी तो कंपैरिजन बनेगा। तो सवाल की रिक्वायरमेंट ए ना भी होती, सिर्फ बी रिक्वायरमेंट होती कि डिपार्टमेंट वाइज अंडर ओवर अप्लाइड निकाल दें, तो भी सवाल का पैटर्न ऐसा ही होता कि तीनों पीडीज के एक्चुअल ओवरहेड्स निकालते हैं और एक्चुअल ओवरहेड्स की लाइन देखेंगे तो आपको वहां भी एसडीज लिखे नजर आ रहे हैं, यानी उनमें भी सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट करनी। और अप्लाइड के लिए ओएआर निकालते और ओएआर नहीं दिया हुआ तो फिर पहले ओएआर की वर्किंग करनी पड़ेगी, उसके लिए बजटेड का डाटा दिया हुआ, तो ओएआर निकलेगा, उससे अप्लाइड निकलेंगे और एक्चुअल से कंपेयर होके अंडर ओवर अप्लाइड बनेंगे। रिक्वायरमेंट ए की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अगर रिक्वायरमेंट बी ही होती। अब बताएं आपने इसमें जो पूछना है। कोई मसला नहीं है, ये कोई मसला नहीं है कि जब आप आखिरी लाइन में सारा डिफरेंस समेट रहे होंगे तो वो जो 1-2 रुपए आप अगले पिछले कॉलम में एडजस्ट कर देंगे, इसका कोई इशू नहीं है। राउंडिंग ऑफ है ना ये, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं जी। अच्छा, इन्होंने किया हुआ है, ये सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है। तो आप इस सवाल को सॉल्व करते हुए एडवाइस तो यही है, ये मैंने कर जरूर दिया था लेकिन एडवाइस यही है कि जिस तरह का डाटा सवाल में है आप वैसा यूज कर लें। क्योंकि सवाल वाले ने थाउजेंड्स में दिया हुआ है तो फिर आप भी 1000 में सोल्यूशन कर लें। अब उससे ये होगा कि 4 लाइनों में नहीं 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाए, कोई बात नहीं। 3 तक तो शायद फिर भी चला ही जाएगा। डिफरेंस किससे? हाँ, तो वो वही मसला है ना कि मैंने डिटेल बनाई हुई है, आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस कोई मसले वाली बात नहीं होती। मैंने ऑटम 9 की डिस्कशन की है, तो मुझे लगता था मैंने तो पूरा डिस्कस कर लिया। अब आप पूछें जो पूछना है जी। वो तो ओएआर की बेस पे डिपेंड करता है ना। एक और जी बेटा बोले। जो हमारी तो यही है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 89.1 हाँ। और इसको परसेंटेज में देंगे, बाकी को नहीं तो ओएआर का तरीका है ना, अगर ओएआर लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, यूनिट्स पे बेस्ड है तो उसका आंसर रुपीस पर आवर, रुपीस पर यूनिट आता है। और अगर ओएआर की बेस मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है, तो उसका आंसर परसेंटेज में आता है। तो ये जो 0.81 है तो इसको चूंकि परसेंटेज बनाना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक बात सुने आप लोग, ठीक है, इसका मतलब इतनी भी अंडरस्टूड बात नहीं है। आपने अगर एक प्रोपोर्शन को परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 89 पॉइंट समथिंग ओएआर आ गया। इसमें बताएं जो एतराज है 89 वाले में। नहीं, अब ये ओएआर है, ठीक है, अब अप्लाई करना है। वैसे ही क्या, तो उसका आपका आंसर 0.89 आ रहा होगा। हाँ, नहीं, आपका आंसर 0.89 आया तो आपने उस 0.89 को 0.89 तक रोक दिया या आगे 2 डिजिट्स और लगाए? 4 डिजिट्स ले लिया आपने, ठीक है। अब आप एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट
एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पे जब इस OAR को अप्लाई करेंगे तो 89 पॉइंट क्या है? अच्छा ठीक है जी। ऑटम 9 में बताएं और जो पूछना है जी। नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन से नहीं लाजमी करते, जिस पे भी वो OAR बेस्ड है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर OAR मशीन आवर्स पे बेस्ड है तो एक्चुअल मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अप्लाइड ओवरहेड आ जाते हैं, अप्लाइड। हाँ जी जी। जो हमने टेबल में बजटिंग ओवरहेड्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर परफॉर्मेंस के बाद जो ओवरहेड टोटल आते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? साल के शुरू में हमने बजट बनाया कि ये होगा, अब साल एंड हो गया। कल मैंने क्रिकेट की मिसाल दी थी। एक टेस्ट मैच है और उस टेस्ट मैच है और उसकी पहली इनिंग के लिए टीम ने अभी उतरना है ग्राउंड में, अभी इनिंग शुरू नहीं हुई है। अब अगर वो अपने लिए एक टारगेट सेट करें कि हम 450 तो कर लेंगे, ये बजट है। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आके इस पे बात होगी दोबारा, जब मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा ना, वेरिएंस एनालिसिस, तब इस पे दोबारा बात होगी कि बजट भी क्या किसी पे बेस होता है, वेरिएंस में होगा ये डिस्कस। अभी मैं आपको बजट और अप्लाइड और एक्चुअल का फर्क बता रहा हूं। क्रिकेट की मिसाल से बता दूं, अभी इनिंग्स शुरू नहीं हुई है, अभी हमने वैसे ही टारगेट किया कि हम 450 स्कोर करेंगे, ये बजट है। और इस 450 करने के लिए हमने एक कैलकुलेशन ये की थी कि हम 5 पर ओवर से खेलेंगे, 5 पर ओवर से हम खेलेंगे। यानी एक तरह से हमने 2 टारगेट सेट किए कि 5 पर ओवर से खेलना है और 450 करना है। ये 450 बजट हो गया। कह लें टेक्निकली हो गए, लेकिन ये मैंने 2 अलग अलग चीजें बोली हैं। 450 स्कोर करेंगे, ये बजट है, और 5 के रेट से करेंगे। अब एक्चुअली हम इनिंग पूरी खेल आए, पूरी टीम आउट होके आ गई, और अब जब पूरी टीम आउट होके आ गई है तो वो 80 ओवर्स में आउट होके आई है। अब इस 80 ओवर्स जो एक्चुअली हो गए 5 रेट के मुताबिक, इन 80 ओवर्स में कितना स्कोर होना चाहिए था, ये अप्लाइड है। और एक्चुअली वो करके 285 आए हैं, ये एक्चुअल है। तो एक्चुअल, अब ओवरहेड्स पे आता हूं। एक्चुअल ओवरहेड्स और अप्लाइड ओवरहेड्स, इनमें कॉमन बात क्या है? ये दोनों फॉर एक्चुअल एक्टिविटी है। एक्चुअल ओवरहेड्स हैं कि जो एक्चुअल एक्टिविटी हुई है उसके लिए कितना होना चाहिए था, ये अप्लाइड ओवरहेड्स, और असल में कितना हुआ, ये एक्चुअल ओवरहेड्स। तो एक्चुअल ओवरहेड्स और अप्लाइड ओवरहेड्स दोनों एक्चुअल एक्टिविटी से लिंक हैं। ये इन दोनों में कॉमन बात है। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दोबारा होगी, बजटेड और अप्लाइड के फर्क पे बात। ऑटम 9 में बताएं, मैंने एक सवाल और करना भी। ऑटम 9 में पूछा जो पूछना है। क्या बजटेड बेस? जी जी यार, ये तो OAR के पहले लेक्चर में पूछ रहे हो मुझसे जाके। अब ये तो आप पूछ रहे हैं OAR क्या होता है, वही वाली बात पूछ रहे हो ना कि इसको बजट बेस से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। सिर्फ OAR की कैलकुलेशन में आप पूछ रहे हैं कि इसको हम बेस से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। क्योंकि OAR निकालने के लिए हमें बजटेड न्यूमरेटर, बजटेड डिनोमिनेटर चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि OAR फाइंड ही कब होता है, साल के शुरू में, तो तब एक्चुअल डाटा था ही नहीं। तो ये जो इस सवाल में हमने OAR निकाला है, ये सवाल में गिवन नहीं था, इसलिए फाइंड किया है। वरना ये जो हम अभी आप सवाल करने में जो काम कर रहे हैं, अच्छा शायद आप ये कहना चाह रहे हो जो मैं अब जिस बात का जवाब दे रहा हूं, आप स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व करते हुए OAR भी, एक्चुअल ओवरहेड्स भी और अप्लाइड ओवरहेड भी, तीनों आप ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और अभी कर रहे हैं। तो इससे शायद आपको ये ना लग रहा हो कि OAR और एक्चुअल एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं। नहीं, OAR साल के शुरू में कैलकुलेट किया गया होता है। OAR साल के शुरू में कैलकुलेट किया गया होता है। अगर आपको वो ये सवाल में OAR दे देता, आपको OAR गिवन होता, तो फिर आप अप्लाइड भी और एक्चुअल भी, ये काम आप कर भी अभी रहे होते हैं, और असल में भी ये इकट्ठे ही हो रहा होता है। लेकिन चूंकि OAR गिवन नहीं था, तो आपको एक शुरू में जाके पहले साल के शुरू का एक रेट निकालना पड़ा। तो वो जो OAR आप कैलकुलेट कर रहे हैं, बेशक वो भी कर रहे हैं, लेकिन असल में साल के शुरू में कैलकुलेट हुआ होगा, तो वो बजट के बेस पे ही निकला होगा। अब उसको इस्तेमाल करते हुए हम ये काम आज कर रहे हैं ईयर एंड पे। आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ।
तो अभी तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, अभी ऑटम 9 चल रहा है। पहले मैं आपके मसले पूछूंगा, रिजॉल्व करूंगा, फिर उसकी वजह बताऊंगा। मेरे पास पूरी क्लास नहीं है इसको घसीटने के लिए। ऑटम 9 में पूछें और जो पूछना है। आपने किया सवाल वो ग्रे टी शर्ट है? मैंने तो नहीं किया, करना भी नहीं था, नहीं करना था। तो यहाँ क्या लेने आए हो यार? हैं? यहाँ क्यों आए हो क्लास में? मैंने आपसे पूछा है ऑटम 9 किया है, आपने कहा नहीं। उसको लग रहा है कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा आप में से किस किस ने होमवर्क नहीं किया? 1 2 3 4 5 6। कोई क्लास से नहीं निकालूंगा, सिर्फ मैं आपकी चेहरा मुबारक देखना चाहता हूँ। दोबारा बताइए किस किस ने होमवर्क नहीं किया। हिम्मत करें, शाबाश। नहीं किया तो नहीं किया। ठीक, जिन्होंने होमवर्क किया है ऑटम 9 में कुछ और पूछना है? अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि मैंने ये चेंज क्यों करवाई थी, और असल में सवाल होता तो वो तो ऐसे ही होता, तो आप क्या करते? ये सवाल बनाने वाले ने ना, जब सवाल बनता है ना तो पहले उसका सोल्यूशन बनता है। होता असल में ये है कि अब जैसे मैं अगर सवाल बना रहा हूँ तो मैं किसी भी टॉपिक की कुछ कैलकुलेशंस करूंगा, फिर देखूंगा अच्छा इसमें से क्या क्या चीज बच्चों के लिए सवालिया निशान बनाना है। एक सारी कैलकुलेशन हो गई, अब इसमें से क्या क्या सवाल रखना है, इस तरह सवाल बनता है। तो इस सवाल बनाने वाले से गलती ये हुई कि इसने जो फार्मूला लगाया ना एक्सेल के ऊपर, उसमें न्यूमरेटर का लिंक गलत हो गया। PD3 बेस क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। तो सही तरीका ये होना चाहिए था कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड मटेरियल कॉस्ट, और बजटेड ओवरहेड्स सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट के बाद या उसके बगैर भी चलेंगे, बाद। तो इससे गलती ये हुई कि इसने वो सेकेंडरी से पहले वाले को फार्मूले में पिक कर लिया। अब आप एक काम ये करें कि सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट से पहले पहले जो गिवन है सवाल में, PD3 के बजटेड ओवरहेड्स कितने दिए हुए? PD3 2250। क्या ये सही OAR का न्यूमरेटर है? नहीं है ना। लेकिन आप इसी को यूज करके OAR निकालें, इसी 2250 को बजटेड मटेरियल कॉस्ट से डिवाइड करें। %75। अब ये ना असल में हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि एग्जामिनर ने सवाल सॉल्व करके कहा होगा अच्छा मैंने इतने नंबर का सवाल बनाना है, चलो ऐसा करता हूं कि मैं एक OAR दे देता हूं, 2 निकलवा लेता हूं। एक OAR सवाल में बता दिया, 2 आपसे कैलकुलेट करवा लिए। तो उसने ये 75% ना OAR ही बताया हुआ था, यानी अपनी तरफ से उसने आपको OAR बताया था कि ये OAR तो ये लो, बाकी दोनों खुद निकाल लो। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि इसमें टेक्निकल गलती उससे ये हो गई थी, तो मैंने फिर ये किया कि अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल तो बनाए ना, तो मैंने कहा 75 छोड़ें, आपकी प्रैक्टिस के लिए पूरा सवाल बना दें। इसलिए मैंने 75 कटवाया था कि चलो प्रैक्टिस ही हो जाएगी ना, तीसरा OAR भी खुद निकाल लें आप। अब चूंकि मैंने सवाल में चेंज करा दी तो सोल्यूशन भी चेंज करना था, तो इसलिए फिर मैंने आपको सोल्यूशन भी डिफरेंट दिया। उसने कहा था बेसिस फॉर ओवरहेड एप्लीकेशन, तो अप्लाइड के लिए OAR चाहिए होता है ना। यानी ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है ना, इस अंग्रेजी का ये मतलब भी हो सकता है कि ये अप्लाइड करने के लिए चीज दे रहा है आपको, और ये भी हो सकता है कि OAR निकालने के लिए दे रहा है। तो उसने जब 75% ऑफ मटेरियल कह दिया ना, तो ये उसने असल में OAR बताया है, बाकी दोनों के OAR भी निकालने थे, और ये उसने खुद बता दिया। मैंने सवाल को अपॉर्चुनिटी ये समझा कि चलो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैंने वो 75 कटवा दिया और आपसे कहा कि तीसरा OAR आप ही निकालें, इसलिए सोल्यूशन चेंज कर लिया। ये असल में ये कहानी थी 75% की। अब एग्जाम में होता तो क्या होता? तो एग्जाम में आप सवाल क्रॉस चेक करने मत बैठिएगा, आपको OAR दिया यूज करें। यानी आप इसको एग्जाम में जब सॉल्व करते तो आप PD1 और PD2 का OAR निकालते, बस PD3 का नहीं निकालते आप, वो आप इस 75 को यूज करते। तो एग्जाम के लिए आप ऐसा करते। देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, क्या लिखा है? बेसिस फॉर OAR, ओवरहेड एप्लीकेशन ना। तो इस अंग्रेजी का ये मतलब भी लिया जा सकता है कि जो आपको यहां लिखी चीज मिल रही है, इसको आप अप्लाइड के लिए इस्तेमाल करना। ओवरहेड एप्लीकेशन, तो इसका मतलब OAR भी बन रहा है, और OAR भी तो एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो इस लाइन का मतलब ये भी बन रहा है कि जब आप OAR निकालने लगे तो इस बेस पे निकालना। तो मतलब दोनों बन सकते हैं। उस हिसाब से इसने 75% OAR दे दिया था। अच्छा, इसी का थोड़ा सा रिड्यूस्ड वर्जन होमवर्क है आपका।
उसमें सिर्फ एक चीज कम होगी, और वो कम ये होगी कि उसमें OAR निकालने के लिए सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट करके दी हुई है। बस ये एक स्टेप बच गया, वरना इसी को देख के बनाया हुआ सवाल है। होमवर्क है आपका, अभी एक और सवाल मैं करा रहा हूं। होमवर्क वाला जो सवाल है वो है ऑटम 17 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3। ऑटम 17 में ना एक ही होगा क्वेश्चन 3। बहरहाल नाम भी बता देता हूँ, ओपल इंडस्ट्रीज नाम है। एड्रेस भी बता दूं ओपल का कि खैर है। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, जिनको ऑटम नहीं पता, सितंबर 17 क्वेश्चन नंबर 3, ये होमवर्क है। होमवर्क सबके लिए। अभी आप आ जाइए स्प्रिंग 16 क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये पढ़ ले, मैं करता हूं। अच्छा, अभी ये एक और प्रैक्टिस हो जाएगी, एक ऑटम 17 हो जाएगा। कल मैं एक और कराऊंगा और एक होमवर्क दूंगा, बस बहुत है चैप्टर। उम्मीद है कि कल ही मैं नया चैप्टर भी शुरू कर लूंगा। अभी आप स्प्रिंग 16 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5, ओमेगा इंडस्ट्रीज। अच्छा, एक क्वेश्चन जो ऑटम 9 था, इसमें पार्ट ए, अब बहरहाल उन्होंने पार्ट ए तो बना दिया, तो इस पार्ट ए में किसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से बांटें, एक्चुअल को या बजटेड को? तो सवाल के कॉन्टेक्स्ट के एतबार से एक्चुअल ही बांटना बेहतर है, क्योंकि आपको देखें डाटा दिया हुआ है कि इस महीने का डाटा ये है, अब आपसे कह रहे हैं ओवरहेड बांट दो, तो एक्चुअली बांट दो। तो इसलिए इसके जवाब में एक्चुअल होना चाहिए था। तो इसलिए पार्ट ए का आंसर बताया मैंने, ऑटम 9। इसके पार्ट ए की रिक्वायरमेंट में एक्चुअल ओवरहेड बांटने। नहीं, बस बांट दिए पार्ट ए में। पार्ट बी में वही वाली फिगर इस्तेमाल करेंगे। स्प्रिंग 16 क्वेश्चन 5 पढ़ लें, करता हूं बोर्ड पे, है जी? हाँ जी, ओवरहेड्स का ये इससे पहले यानी बस OAR निकालने का है जी। वो तो हो गया ना पहले। अच्छा, वो इन्वेंट्री से याद आया, फिर वो पॉइंट रह जाना बीच में। ऑनलाइन वालों के लिए भी बता रहा हूँ, इन्वेंट्री के टेस्ट में सिर्फ जिन्होंने भी दिया, एक ही पॉइंट था उसके अंदर, और वो एक पॉइंट ये था। सोल्यूशन ले लिया? चले, सोल्यूशन लेंगे तो पता चल जाएगा। 12 सोल्यूशन लेंगे तो उसमें ना कुछ ABC के अलावा और आइटम्स भी हैं, सिर्फ ABC नहीं है। ABC के अलावा और आइटम्स भी हैं, और इसकी होंगी कोई और, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट दी हुई है, और ये कहा हुआ है कि मैनेजमेंट को, जो भी इसका नाम था बंदे का, उसको सर्टेन आइटम्स के बारे में कुछ NRV के कंसर्न्स हैं, कुछ आइटम्स के NRV के बारे में कंसर्न्स हैं। सारी आइटम्स नहीं, कुछ आइटम्स, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, तो उसके अलावा भी कुछ इन्वेंट्री होगी। और सवाल की रिक्वायरमेंट में ये नहीं कहा था कि ABC की वैल्यू बता दें, कहा था कि रिवाइज्ड वैल्यू बता दें, यानी जिनकी पहले टोटल गिवन थी वही रिवाइज कर दें। अब इसको दो तरह से हल कर सकते थे। एक, जिस तरह से हल हुआ सोल्यूशन मिलेगा आपको कि ABC और अदर्स, इनकी कॉस्ट, इनकी NRV, और उसमें से लोअर, ऐसे भी कर सकते थे। वो ढूंढना पड़ेगा, वो सोल्यूशन में देखें, समझ वो बाकी होगी, क्योंकि आपको ABC की कॉस्ट निकालने का डाटा अवेलेबल है। तो जब आप ABC की कॉस्ट निकाल लेंगे तो ग्रैंड टोटल बहुत ज्यादा आ रहा होगा, तो वो माइनस करेंगे तो बाकी कुछ और आइटम्स होंगी। और दूसरा तरीका ये होता कि फिर उस दूसरे तरीके में ना अदर आइटम्स पे जाने की जरूरत ना पड़ती, जो टोटल कॉस्ट गिवन थी वहां से शुरू करते, ABC की NRV की कैलकुलेशन करते, जिसमें राइट डाउन करना होता वो राइट डाउन उसमें से माइनस कर लेते। टोटल इन्वेंट्री जो गिवन थी वहां से स्टार्ट करते, और बस सिर्फ राइट डाउन जिसको करना होता उसका राइट डाउन माइनस कर लेते। यानी कॉस्ट 1000 है, NRV 900 है, तो 100 माइनस कर लेते। तो इन द एंड अब रिवाइज टोटल वैल्यू ही रह जाती, अदर आइटम्स पे नहीं जाना पड़ता। तो बाकी फिर सोल्यूशन देखेंगे, कुछ पूछना होगा लेदर से तो पूछ लेना। अभी स्प्रिंग 16 में क्वेश्चन 5 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। सवाल पढ़ लें।
चल यार हो गया सही, स्प्रिंग 16 पढ़ लो स्प्रिंग 16। ये पूरा करके घर जाएंगे चाहे रात हो जाएगी, पूरा फिक्र ही ना करें आप। पढ़ लिया सवाल? सुन लो। तीसरा पैराग्राफ, फॉलोइंग एक्चुअल डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ OIL फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो एक्चुअल डेटा है। रिक्वायरमेंट ए, कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड फॉर अल्फा बीटा। तो एक्चुअल ओवरहेड्स को अल्फा और बीटा में बांटना है। ये रिक्वायरमेंट ए की अंग्रेजी पता चल रही है, फुल स्टॉप भी आगे। अल्फा और बीटा में बांटना है, लेकिन डेटा डिपार्टमेंट्स का है, तो पहले पीडीज में फिर वहां से अल्फा बीटा। ये है रिक्वायरमेंट ए कि सारा टेबल डिपार्टमेंट वाइज एक्चुअल दिया हुआ है और इस एक्चुअल को फिर अल्टीमेटली पीडीज में लाना है। ये जो मैंने उस दिन OAR का केस 3 बनाया था, अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स में लाना है। तो उसका तरीका यही होगा कि क्योंकि एसडीज का तो ताल्लुक ही नहीं होता प्रोडक्ट्स के साथ, तो पहले हमें सारा कुछ पीडीज में लाना पड़ेगा, फिर पीडी से आगे प्रोडक्ट्स में बांटेंगे। ये ए है। बाकी सवाल के पहले 2 पैराग्राफ मैंने भी जिक्र नहीं किए, अभी पार्ट ए वाली चीज की है मैंने, बस वो पार्ट बी में आके बताता हूं। पार्ट ए कर रहा हूं। ओवरहेड्स है, बेसिस है, टोटल है, क्या क्या है जी? पीडीज, फैब्रिकेशन है, फिनिशिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है और लॉजिस्टिक है। रुपीज है, मिलियन है, थाउजेंड है, क्या है? 1000। हाँ जी, ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट लेबर कितना बांटे? किस रेशियो में बांटना है? टोटल कितना? फैब्रिकेशन, फिनिशिंग, QC, लॉजिस्टिक 400। रिक्वायरमेंट ए में हम करने क्या लगे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये बात ना किसी को समझ आई हो? नो सर, क्या? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट को किस बेस पे बांटे? फ्लोर एरिया। कितना है टोटल? 2000 और फ्लोर एरिया पे बांटे 1000, 500, 300, 200। पावर किलोवाट आवर्स में कितनी है टोटल? 1200, 600, 480, 40, 48 और इधर 72 और डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ प्लांट। टोटल कितने बांटे? 40, 800, 3000, 300, 900। चले यहाँ तक पहुंचे, फिर आगे चलता हूँ। रिक्वायरमेंट फिर समझें, हमने रिक्वायरमेंट ओवरहेड्स को अल्फा बीटा में तोड़ना है, लेकिन डेटा डिपार्टमेंट्स में है, तो फिर पहले हमें पीडीज तक आना पड़ेगा, फिर आगे प्रोडक्ट्स तक आएंगे। क्या जी? जी, डेटा भी एक्चुअली है और रिक्वायरमेंट ए में भी इसी को ही बांटने को कहा है।
79 है 00 5180 1148 1572। हाँ जी, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के साइमल्टेनियस वन वे है। वन वे सपोर्ट है, वन वे सपोर्ट है। पहले किसको बांटें? किसी को भी बांट दें। पहले उसको बांटेंगे जो सपोर्ट दूसरे को कर रहा है। तो कौन सा सपोर्ट कर रहा है? तो पहले लॉजिस्टिक्स बांट लेते हैं और बांटें तो कितना कितना किस रेशो में? 60 35 5। लॉजिस्टिक बांट लें तो यहां से 15 72 निकल जाएगा। 9 4 3 5 50 7। क्या कर रहे हैं? 79। अच्छा, अगर अपना भला चाहते हैं ना तो आपके भले की बात कर रहा हूं। जब तक जो चैप्टर चल रहा होता है आप उसकी हर अगली क्लास में आने से पहले पिछली सारी क्यूमुलेटिव रिवीजन करके आया करें, क्योंकि अगर आप रिवीजन साथ साथ करते रहेंगे ना तो फिर आप मजीद नया सीख रहे होंगे और मजीद प्रोग्रेस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे होंगे तो आप हर दूसरी क्लास में पुराने मसलों के ऊपर उलझे होंगे और आपको लगता रहेगा कि बड़ा मुश्किल टॉपिक है। हालांकि वो टॉपिक मुश्किल नहीं होगा, आपने रिवीजन नहीं की होगी। तो अगर हर टॉपिक को साथ साथ जब तक पढ़ रहे हैं, अगर इस ओवरहेड्स की आज लेट्स से अगर 9वीं क्लास है, कल 10वीं क्लास है अगर, तो आप कल के लिए पिछली 9 क्लासेस रिवाइज करके आइए। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि आप जब पहली क्लास अगले दिन रिवाइज कर रहे होंगे, तीसरे दिन दोनों रिवाइज कर रहे होंगे, चौथे दिन तीनों रिवाइज कर रहे होंगे, तो फिर उतना टाइम नहीं लग रहा होगा। तो जब तक टॉपिक चल रहा होता है उसकी क्यूमुलेटिव रिवीजन करके आया करें ताकि कुछ नया सीखें, वरना पुराने पे उलझे रहा करेंगे। तो इसमें क्यों नहीं लगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन? वन वे सपोर्ट। अब किसको बांटें? अब क्वालिटी कंट्रोल को बांटते हैं और क्वालिटी कंट्रोल से अब आउट करना है 1200। कितना कितना किस रेशो में? 40 और 60 7 9334। बस रिक्वायरमेंट ये पूरी हो गई? नहीं, अभी पीडीज में बांटना है। अब इनको अल्फा बीटा में बांटना है और अल्फा बीटा में बांटने के लिए कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी। तो अब आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने में जो आप गलती करेंगे वो बता देता हूं। आर्स वर्क फॉर अल्फा, आप इसको पढ़ते हुए 70 और 60 अब आप करेंगे क्या? एक कॉमन स्टूडेंट का जो इसमें एरर होगा, फिनिशिंग, वो इस 70% और 60% को कुछ इस तरह से मिक्स कर जाएगा कि फैब्रिकेशन का 70% ए में बांटेगा और ये जो 70 और 30 है इसको 70 और 60 में मिक्स कर जाएगा। होता है, ये करते हैं गलतियां। इसलिए ध्यान से ये देखें कि आप जो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, फैब्रिकेशन का कॉलम देखें पहले, सिर्फ फैब्रिकेशन का कॉलम। फैब्रिकेशन का कॉलम अगर पढ़ेंगे आप सिर्फ, तो फिर पूरी बात पता चलेगी कि फैब्रिकेशन में जितना घंटे काम हुआ उनमें से 60% घंटे नहीं 70% घंटे अल्फा बनाने में लग रहे हैं और 30%, क्योंकि एक कॉलम को पूरा कर लें पहले, क्योंकि अब हमने डिपार्टमेंट्स के खर्चे ए और बी में बांटे हैं। तो फैब्रिकेशन का खर्चे का क्या करना है? फैब्रिकेशन में जितना घंटे काम हुआ उसमें से 70% टाइम अल्फा बनाने में लगा और 30% बीटा बनाने में लगा। तो इस 9334 को अल्फा बीटा में किस रेशो में बांटना है? 70-30 जी। 6534 और बिल्कुल इसी तरह फिनिशिंग को 60-40 388 25। ये है अब रिक्वायरमेंट ए का आंसर। ये रिक्वायरमेंट ए का आंसर पूरा हुआ है कि एक्चुअल ओवरहेड्स को अल्फा बीटा में बांटना है।
जी ओके। रिक्वायरमेंट बी, जब आपको मैंने ना एक चैप्टर पढ़ाना है इसमें डबल एंट्रीज वाला, तो रिक्वायरमेंट बी में मांगी हुई है जनरल एंट्री, और इस जनरल एंट्री को जब हम सीख लेंगे इस चैप्टर में तो ये वहां कवर हो जाएगा। अभी जनरल एंट्री की बजाय अगर बी वाली लाइन छोड़ें तो 1 और 2 में क्या करना है, अप्लाइड निकालने और ये कर लेते हैं। यानी रिक्वायरमेंट है डबल एंट्री, ठीक है, वो जब डबल एंट्री सीखेंगे तो कवर हो जाएगा, कैलकुलेशन की हद तक कर देते हैं। अब सवाल का पहले 2 पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ जिसमें ये कहा था कि इसमें अल्फा और बीटा बनते हैं, पहला पैराग्राफ, और 4 डिपार्टमेंट्स का जिक्र किया था, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरे पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, इसका क्या मतलब है, ये OAR गिवन है। अब आपको बेशक OAR का वर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन OAR होता ही यही है, वो एक प्री डिटरमिन्ड रेट होता है और उसको निकाला इसलिए जाता है ताकि वो ओवरहेड्स को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल कर सके। तो OIL एलोकेट्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू अल्फा एंड बीटा एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट, यानी अल्फा बीटा का OAR दिया हुआ है और ये OAR है रुपीज पर यूनिट। तो प्रोडक्ट्स हो तो OAR रुपीज पर यूनिट ही होता है। तो आपको दूसरे पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में OAR दिया हुआ है और टेबल के नीचे लास्ट में क्या दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन। 8000 और 10,000 वर प्रोड्यूस्ड, तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो OAR भी है, एक्चुअल प्रोडक्शन भी है। तो अप्लाइड कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके। यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें, यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें OAR पर यूनिट। तो अल्फा का OAR क्या है, 1300 पर यूनिट, और अल्फा की प्रोडक्शन कितनी है, तो 1300 इंटू 8000, 10,400। बीटा का OAR 500 रुपए इंटू यूनिट्स, ये अप्लाइड एफओएच होगा। और अंडर ओवर अप्लाइड कैसे मिलेगा, एक्चुअल एफओएच, ये अभी पार्ट ए में निकाले हैं, 10,414। तो अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड। बात एक्चुअल ऊपर लिखने की नहीं है, अप्लाइड एक्चुअल से कम है। और ये जो दूसरे पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस है ना, ये डबल एंट्री से रिलेटेड चीज है। दूसरे पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस, दूसरा पैराग्राफ सेकंड सेंटेंस, ये डबल एंट्री के लिए दी गई इंफॉर्मेशन है। तो जब डबल एंट्रीज पढ़ लेंगे तो ये तब हो जाएगा। क्या हो सकता था, है जी, होमवर्क अभी तो लिखा था यार। होमवर्क लिखा था मैंने बोर्ड पे, कसम से लिखा था। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़, लेट हो गया बहुत।